द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों ने जूनियर शिक्षक भर्ती का परीक्षा दे चुके हैं, जिसकी तैयारी हम लोग पिछले 6-7 महीने से लगातार कर रहे थे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए गए थे और मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में सॉल्व कराए गए प्रैक्टिस सेट से कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की मदद जरूर मिली होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं कि आपकी मेरिट कितनी जा सकती है, यानी कि 150 नंबरों में आपकी मेरिट क्या हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जो 150 नंबर का पेपर दिया है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके गुणांक बनाया जाता है। गुणांक कैसे बनता है, इसकी वीडियो अभी अभी कुछ देर पहले ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं कि गुणांक आपका कैसे बनेगा और नौकरी आपको कैसे मिलेगी। यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि टोटल 150 नंबरों का जो आप पेपर देके आए हैं, उसके आधार पर कितनी मेरिट जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से लगातार बात हो रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं, कोई बता रहा है कि हमारे इतने नंबर हैं। इस प्रकार बहुत सारे कंक्लूजन हैं, तो उन सारी कंक्लूजन पर हम लोग चर्चा करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं हमारा क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेबस था 50 नंबरों का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जो आपका फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर में जिन्होंने भी ढंग से पढ़ाई किया होगा वो लोग लगभग 40 के लगभग जो क्वेश्चन है वो सही करके आए हैं, यानी कि कोई 38 किया है, कोई 37 किया है, कोई 40 किया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सही करके लोग आए हुए हैं। जो आपके रीजनिंग का प्रश्न था, हमने पहले ही बताया था कि जो रीजनिंग वाला पोर्शन दिया गया है इतना लंबा चौड़ा, ये आपका बहुत ही नॉर्मल आएगा, क्योंकि आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप जो है कोई पुलिस की भर्ती या एसएससी की भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही नॉर्मल था, बिल्कुल बहुत ही आसान रीजनिंग के प्रश्न थे। करंट अफेयर्स के प्रश्न 1-2 कठिन थे, बाकी 1-2 कुछ प्रश्न आपके आसान थे, ठीक है। तो इस प्रकार के एक मिक्स क्वेश्चन आया था, कुछ कठिन प्रश्न थे, कुछ सरल प्रश्न थे, कुछ मॉडरेट थे। तो सभी मिला के जो बहुत अच्छे करके आए हैं वो लगभग 40 नंबर तक पहुंच गए हैं, और जो नॉर्मल हैं वो 30 के आसपास हैं, किसी का 27 है, किसी का 28 है। तो इस प्रकार मेरा यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंक्लूजन कर लीजिएगा। मेरा जो व्यक्तिगत मत है, जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र था 50 नंबरों का, उसमें आपके 35 नंबर की मेरिट जाएगी, ठीक है। कम से कम आपके 35 नंबर तो आने ही चाहिए। 35 के आसपास आप रहें, ठीक है, अच्छी बात है। आपके 3300, 3400, 3500, 3600, 3700 इसी के आसपास आपको रहना चाहिए। अगर आपके इस 35 नंबरों में आपके नंबर कम हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप नंबर ले आइए। तो यानी कि कहने का मतलब है कि लगभग 35 नंबरों के आसपास आपको जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है इसमें आपकी होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इंडिविजुअल अलग अलग मेरिट बनती तो 35 नंबर इसकी मेरिट बनती। यहाँ पर इस चीज़ को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जितने आपकी वैकेंसी होती है, जितनी वैकेंसी कम होती है उतनी ही मेरिट ज़्यादा जाती है। तो कुल मिला के टोटल 1500 सीटें ही तो खाली हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मेरिट थोड़ी सी ऊपर ही रहेगी। अन्य परीक्षाओं से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। पिछला जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी प्राइमरी के लिए, उससे आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उस भर्ती में 69,000 सीटें खाली थीं और इस भर्ती में सिर्फ 1,500 सीटें हैं। यहाँ पर हमने जो प्रधान अध्यापक के 300 सीटें हैं उसे निकाल दिया है। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र में आपका स्कोर 35 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो पहला सब्जेक्ट हमें मिलेगा कौन सा भैया? हिंदी। हिंदी के हम टीचर तो हैं नहीं, लेकिन पेपर फिर भी देखा, बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। कोई ये नहीं कह सकता था कि पेपर सरल आएगा। तो हिंदी के जो 100 नंबरों का आपका प्रश्न पत्र है वो बेहतरीन था। बेहतरीन का मतलब यहाँ पर कुछ लोगों ने, चाहे आप हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन या गणित या विज्ञान, किसी भी आपने परीक्षा की तैयारी किया होगा, कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर सबसे गलती ये हुई कि सब लोग सोच रहे थे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वही प्रकार के प्रश्न आएंगे, यानी कि जो लूसेंट के बुक में है उससे हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जस्ट हुआ अपोजिट। आपके एकेडमिक से पूछा गया है, जो आप कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में पढ़ते हैं, वहाँ से आपके प्रश्न
पूछे गए हैं। और इसीलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, इसीलिए पेपर बहुत ही कठिन हमें लग रहा है। तो हिंदी में भी वही कहानी है, पेपर आसान नहीं था, कठिन ही था। जो भी पेपर की मेरिट जाएगी वो कठिन ही जाएगी। यहाँ पर जो बहुत ही अच्छे टॉपर स्टूडेंट होंगे वो आपके 80 प्रश्न कर पाएंगे। जो टॉपर होंगे, जो बहुत ही अच्छे होंगे, जिन्होंने हिंदी रट रखी होगी, उनका 80 से प्लस रहेंगे, 80 प्लस रहेंगे। वैसे मान के चलिए इसमें भी आपकी हिंदी में भी 75 ही मेरिट रहने वाली है, यानी 75 के आसपास आपकी मेरिट रहने वाली है। इंग्लिश और संस्कृत के बारे में हम बात करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इंग्लिश संस्कृत का सिलेबस हमें पता भी नहीं है और ना इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा अपना सामाजिक अध्ययन, जिसकी तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट करते थे। और सामाजिक अध्ययन का हम लोग जब प्रैक्टिस सेट डालते थे तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी सामाजिक अध्ययन के प्रैक्टिस सेट पर आता था। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किसके हैं भैया? सामाजिक अध्ययन के हैं। बहुत बड़ा सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है, आपका इतना बड़ा सिलेबस है कि ये सिलेबस ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। देखिए इतना बड़ा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही बड़ा। सबसे बड़ा सिलेबस किसका था? सामाजिक अध्ययन का था। सामाजिक अध्ययन को लेने वाले जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है। लेकिन पेपर देखने के बाद जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो वैसे भी मेरी कठिन ही है, हमने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं ज़्यादा डिटेल में। तो आपके जो प्रश्न थे वो भी खतरनाक थे, कोई आसान प्रश्न नहीं था। सारा एकेडमिक से प्रश्न उठा के दिया गया था। लगभग 40% या 50% प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले थे, बाकी सब खतरनाक ही था, कोई आसान नहीं था। ये नहीं कह सकता है कि ये पेपर बहुत आसान था, भैया आसान नहीं था, मॉडरेट भी नहीं था, हाई लेवल का क्वेश्चन था। 20 प्रश्न तो इस सामाजिक अध्ययन में आपके ऐसे थे जो आपने बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, मेरी बात से आप अगर सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, जो भी हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें भी मुझे मान के चल रहे हैं कि इसमें 75 मिनिमम मेरिट रहने वाली है। ठीक है, 75 के आसपास इसमें रहने वाली है। पेपर कठिन हो या सरल हो, इससे हमारा मतलब नहीं है। अगर पेपर कठिन आएगा तो मेरिट नीचे जाएगी, पेपर आसान आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे अपने तीसरे पोर्शन पर चलते हैं, गणित वाले पर। गणित में यही दिक्कत हुई सभी स्टूडेंट के साथ में कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सेम उसी प्रकार से लोगों ने तैयारी किया, लेकिन वहाँ पर प्रश्न आपके एकेडमिक वाले आ गए। तो लगभग जो 40 के लगभग प्रश्न थे आपके गणित में, उसमें आपने कितना किया है कितना नहीं किया है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन इसकी हम टोटल मिला के मेरिट बनाते हैं, जो गणित है और ये जो आपका विज्ञान है। विज्ञान में आपने देखा होगा कि जो रसायन विज्ञान के प्रश्न थे जिसमें आपको समीकरण बनाना था, तो उसका तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार के प्रश्न आ भी सकते हैं। न्यूमेरिकल लोगों ने तैयार किया और जो आपके वनडे एग्जाम में जिस प्रकार विज्ञान पढ़ाई जाती है उस प्रकार से लोगों ने तैयार किया, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर विज्ञान पूछा गया था। हाई लेवल का इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार क्योंकि ये जो पूछा गया था वो एकेडमिक से पूछा गया, कक्षा 9, 10, 11, 12 से पूछा गया था। और एकेडमिक की बुक जो है वो सब तो हम लोग अब पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर किसका फ़ायदा हुआ होगा? आप ये सोच रहे होंगे कि सब लोग घर बैठ के तैयारी करते, नहीं, घर बैठ के तैयारी कोई नहीं करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो हाई स्कूल में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में भी अच्छा खासा वेतन मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे अध्यापक बंधु हैं जो प्राइवेट कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं। अब यकीन मान के चलिए कि कोई विज्ञान का अध्यापक है, वो इंटरमीडिएट लेवल पर विज्ञान पढ़ा रहा है और तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसे रटा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो विज्ञान आपका पूछा गया था, लगभग 60 प्रश्न आए थे विज्ञान के, यकीन के मान के चलिए वो ऐसे अध्यापक जो हैं जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, वो 60 में से 50 क्वेश्चन तो हंसी हंसी में कर लेंगे, उनके लिए बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर तीनों पोर्शन की आप बात कर लीजिए, ये चाहे आप हिंदी ले लीजिए, चाहे आप सामाजिक अध्ययन लीजिए, चाहे गणित और विज्ञान लीजिए, जो ऐसे अध्यापक जो इंटरमीडिएट लेवल पर किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो जो साल भर पढ़ा रहे हैं, 3, 4, 5 सालों से 10 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें रट गई हैं और वही आपके एग्ज़ाम में आई हैं। तो उन लोगों को ये जो 100 नंबरों का प्रश्न पत्र था इसमें फ़ायदा मिला है। तो 100 नंबर में वो 80 नंबर 85 नंबर तक ला सकते हैं, लेकिन आप नहीं ला सकते क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा देने का आप लोगों को अनुभव नहीं था। लेकिन आप यकीन मानिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए आपके 50 नंबरों का जीएस भी तो लिया गया था। तो 50 नंबरों के जीएस में आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि जीएस आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अध्यापक है किसी विद्यालय से जुड़ा हुआ है, उसमें लगातार पढ़ा रहा है, तो उसे दिन में इतना समय नहीं मिलेगा कि वो जीएस की तैयारी करे, इतिहास भूगोल पढ़े।
क्लियर। तो उसका इस 50 नंबर में 25 नंबर लाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत घिसटते हुए वो 30 नंबर पर पहुंचेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा यहाँ पर आपको सांत्वना देने का मतलब ये है कि अगर कोई आपको अभ्यर्थी मिले, वो कहे कि मेरा सब्जेक्ट में भैया 85 नंबर हैं, तो ऐसा कहने का मतलब उसका ये है कि उसका सब्जेक्ट बहुत तैयार था, वो पहले से कहीं ना कहीं पढ़ा रहा था, उसका सब्जेक्ट तैयार था, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं। यकीन मान के चलिए उसका जो 50 नंबरों में अनिवार्य में पूछेंगे ना, तो उसके 25 या 30 नंबर से ऊपर वो बढ़ नहीं पाएगा। तो सब्जेक्ट जिसका अच्छा होगा उसका जीएस कमज़ोर होगा, क्योंकि आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं, आपका जीएस मजबूत है, तो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर होगा। सब्जेक्ट कमज़ोर होगा का मतलब आपका जो पेपर आया था उस हिसाब से आपका सब्जेक्ट कमज़ोर रहेगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अभ्यर्थी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, अपना एक प्लस पॉइंट होता है, अपना एक माइनस पॉइंट होता है। उस प्रकार से हमारी मेरिट को डिसाइड करती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी मेरिट को डिसाइड करती हैं, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं सिलेक्शन होगा। तो ज़्यादा ज्ञान ना बढ़ाते हुए सीधा सीधा हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि जो 50 नंबरों का आपका है उसमें आपकी मेरिट 35 होना चाहिए। अगर 35 के आसपास है तो अच्छी बात है, और जो आपका 100 नंबरों का सब्जेक्ट है उसमें आपकी मेरिट 75 होनी चाहिए। तो 75 के आसपास है तो अच्छी बात है। तो कुल मिला के इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो कुल मिला के 5 5 10 आपका हो जाएगा 0 और 7 1 10, यानी कि 110। 110 आपको मिनिमम नंबर लाना है, 110 नंबर आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, इस परीक्षा में। अब ये मत सोचिएगा कि आपका 110 से अगर ऊपर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाएगी। एकेडमिक वाली मान के चलिए कि अब सिलेक्शन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके 110 नंबर हैं, लेकिन एकेडमिक 110 नंबर बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे हैं कि 110 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप मान के चलिए कि आपका एकेडमिक में 24 नंबर बन रहा है, तो मेरिट आप पढ़ाई में तो अच्छे हैं, 110 नंबर लाए, लेकिन एकेडमिक में आप पीछे रह गए। इसके विपरीत कोई बच्चा है जिसके सिर्फ 100 नंबर हैं, कितने हैं भैया, 150 में 100 नंबर, लेकिन उसकी एकेडमिक है 35 नंबरों की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे आगे निकल जाएगा। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 110 में 24 जोड़ना है। गुणांक कैसे निकाला जाता है इसकी वीडियो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही अपलोड किया है, तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो जिसका गुणांक 35 है वो आगे निकल जाएगा, कम नंबर लाकर भी वो आगे निकल जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा नंबर लाकर भी अगर गुणांक कम है तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये पूरी गणित है, गणित को हम लोग फिर कभी डिस्कशन करेंगे। मेरिट कैसे बनाई जाती है वो उसकी वीडियो बना दी गई है। यहाँ पर मेरिट कितनी जाएगी उसकी वीडियो बना दी गई है। मेरिट आपकी टोटल 110 जाने की उम्मीद है, लेकिन 110 से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कैसे मिलेगी, गुणांक से मिलेगी। गुणांक कैसे निकाला जाता है ये आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो 110 नंबर है और गुणांक आपका सही है तो आप सेफ जोन में है, बढ़िया जोन में है। 110 नंबर है, गुणांक का खराब है तो आप सेफ जोन में नहीं है। 110 नंबर से आपका कम भी है लेकिन गुणांक बहुत बढ़िया है तो आप तब भी आप सेफ जोन में हैं। ये जो बात हमने कही है इसको याद रखिएगा। 110 नंबर के आसपास आपकी मेरिट है तो आप सेफ जोन में हैं, अगर आपका गुणांक भी अच्छा है। अगर गुणांक खराब है तो आपको 110 के ऊपर नंबर होना चाहिए। 110 के अगर नीचे नंबर है तो आपका गुणांक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आप लोगों ने कितने प्रश्न किए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेरिट कितनी जाएगी, इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम लोग पढ़ के इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि जो इस वीडियो में बताया गया है वो सही है अथवा गलत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।